80 के दशक के अंतिम वर्षों की बात है। टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छाया गीत आ रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर एक बेहद खूबसूरत गाना बजता है। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर गाने का सुरूर लोगों पर चढ़ता है और शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम अनाउंस करते हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होने के कुछ ही देर बाद प्रसार भारती के दफ्तर पर फोन जोर से बजता है। फोन के दूसरी तरफ एक 20 साल की लड़की चारुल कल्याणपुर खड़ी है। चारुल दफ्तर के अधिकारियों को बताती है कि आप लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। ये गीत लता जी ने नहीं बल्कि मेरी माँ सुमन कल्याणपुर ने गाया है। लेकिन दफ्तर में बैठा कोई भी अधिकारी उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। कोई यकीन करता भी कैसे जब खुद कई बार लता मंगेशकर जी के सहायक और उनके बेहद करीबी लोग भी दोनों की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। एक और संगीतकार का नाम मैं लेना चाहती हूँ। ये हैं श्याम शर्मा। इनकी धुनें बहुत ही मीठी लगती हैं। खुद बहुत अच्छा गाते थे और बहुत ही मधुर बोलते थे। उनके निर्देशन में मैंने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं गाई थी, जैसे कितने बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई, कितनी बार मिले तुम मुझसे, मैं भी तुम्हारी, दिल भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। लेकिन इस गीत और ऐसे सैकड़ों गानों में अपनी रूह फूंकने वाली उस महान गायिका के बारे में ना तो कभी दुनिया को ठीक से मालूम हुआ और ना ही किसी ने सच्ची खबर रखने की कोशिश की। कुछ संगीत प्रेमियों को भनक लगी भी तो आवाज की जादुई मिठास ने उन्हें ऐसा चकमा दिया कि वो गलत खबर को ही सच मान बैठे। लेकिन आज भी अगर किसी को सिर्फ ऑडियो सुनकर सिंगर का नाम पूछा जाए तो आधे से ज्यादा लोग आंख मूंदकर लता मंगेशकर का नाम ले लेंगे। इसमें सुनने वालों का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि सुमन कल्याणपुर और लता जी की आवाज की मधुरता, पतली तान और बारीक ताने लगभग एक जैसी ही लगती हैं। 31 मई 2026 के दिन मुंबई के एक बहुत ही साधारण और शांत घर में चकाचौंध की दुनिया से कोसों दूर 89 साल की उम्र में सुमन जी की वो सुरीली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। बढ़ती उम्र की दिक्कतों और एक लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके इस तरह चले जाने से पूरे संगीत जगत, बॉलीवुड और उनके करोड़ों चाहने वालों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर गया है। हिंदी फिल्म जगत में लता ताई ने सुमन जी से काफी पहले कदम रख दिया था और वो अपने कोयल जैसी आवाज से लोकप्रियता के उस शिखर पर पहुंच चुकी थी जहां उनका मुकाबला करना नामुमकिन नजर आता था। यही वजह रही कि जब कुछ सालों बाद सुमन जी इस इंडस्ट्री में आई और उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज्यादातर लोग यही सोचते कि ये लता मंगेशकर जी की ही आवाज है। उस दौर में रेडियो पर जब गाने आते तो गायकों का नाम अनाउंस नहीं होता था और इसी वजह से लोगों के बीच ये उलझन और ज्यादा गहरी होती चली गई। सुमन जी जितनी बड़ी फनकार थीं, उतनी ही बड़ी बंदिश उनके लिए ये तुलना बन गई। उस दौर के बिजी शेड्यूल और अपनी महंगी फीस के चलते लता जी हर किसी के बजट में नहीं आ पाती थी। वो एक गाना गाने के करीब 100 रुपए लेती थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। ऐसे में छोटे और मझले प्रोड्यूसर्स के लिए लता जी की डेट्स पाना और उनकी फीस का भारी भरकम बोझ उठाना मुमकिन नहीं होता था। इसी दौर में जब फिल्म मेकर्स को हुबहू लता जी जैसी सुरीली और साफ आवाज वाली नई गायिका मिली तो उनके लिए ये कोई खजाना मिलने से कम नहीं था। प्रोड्यूसर्स के लिए सुमन जी एक बेहतरीन और बेहद किफायती यानी सस्ती चॉइस बन गई। अगर आप तुमसे मिलाई न होती मेरे दिल
इंडस्ट्री में यह अफवाह भी खूब उड़ी कि लता जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज़ की नकल करे या उनकी जैसी आवाज़ में गाए। चर्चाएं तो यहाँ तक रहीं कि उनके कई बड़े प्रोड्यूसर से साफ शब्दों में कह दिया गया था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज़ बिल्कुल नहीं देंगी। इस मार्केट डायनामिक्स और कड़वाहट के डर से धीरे धीरे फिल्मकारों ने शीर्ष पर बैठे लोगों को नाराज ना करने की कसम खा ली। नतीजा ये निकला कि सुमन जी के पास काबिलियत होने के बावजूद उनके मौके धीरे धीरे कम किए जाने लगे और वो हमेशा के लिए एक बड़ी परछाई के साए में सिमट कर रह गईं। इस तरह की नाइंसाफ़ी और स्टार सिस्टम की कड़वाहट के बाद भी सुमन जी ने कभी अपने मन में कोई मलाल या शिकायत नहीं रखी। वो एक ऐसी फनकार थी जो गंदी राजनीति और विवादों से हमेशा कोसों दूर रही, लेकिन उनके करियर और जिंदगी की सबसे बड़ी टीस, एक ऐसा गहरा सदमा जो उन्हें ताउम्र चुभता रहा, वो था देश का सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में आज जब भी इस देश में देशभक्ति की बात होती है तो ये गाना हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर देता है। हम सब यही जानते हैं कि इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी अमर आवाज़ से सजाया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की तकदीर में पहले सुमन कल्याणपुर का नाम लिखा हुआ था। खुद सुमन जी ने एक बातचीत के दौरान इस बात का बहुत बड़ा और झकझोर देने वाला खुलासा किया था। बात उस दौर की है जब भारत चीन युद्ध के बाद पूरे देश का माहौल गमगीन था। इस ऐतिहासिक गीत को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने लाइव परफॉर्म किया जाना था। इसके लिए सुमन कल्याणपुर जी को चुना गया और उन्हें खास तौर पर बुलावा भेजा गया। सुमन जी के पास जब ये पैगाम पहुंचा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नेहरू जी के सामने इतने बड़े मंच पर गाना गाना किसी भी कलाकार के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब सच होने जैसा था। सुमन जी ने इस गाने के लिए दिन रात एक कर दिए। इसकी बकायदा रिहर्सल की गई और सुमन जी की आवाज में ये गाना एकदम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। फिर वो मुख्य दिन आया जब ये बड़ा कार्यक्रम होना था। सुमन जी पूरी तरह तैयार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंची। वो पूरी तैयारी के साथ मंच के बिल्कुल करीब खड़ी थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जीवन है एक भूल सजनवा बिन तेरे। तभी अचानक ऐन वक्त पर जब वो मंच की सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थीं, उन्हें पीछे से रोक दिया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने उनसे कहा कि वो इस गाने को नहीं गाएंगी, बल्कि उन्हें इसकी जगह कोई दूसरा गाना गाना होगा। सुमन जी सन्न रह गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सुमन जी ने उस समय तो चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और दूसरा गाना गाकर वहां से लौट आईं, लेकिन ये बात उनके सीने में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो गई। वो खुद कहती थी कि नेहरू जी के सामने उस गाने को ना गा पाने का मलाल और वो सदमा उन्हें ताउम्र एक टीस की तरह चुभता रहा। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के सुमन जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। उनका जन्म एक बेहद संभ्रांत और सुशिक्षित सारस्वत परिवार में हुआ था। उनका असली नाम सुमन हेमाड़ी था। उनका परिवार मूल रूप से तटीय कर्नाटक का रहने वाला था। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुर तालुक में एक छोटा सा खूबसूरत गांव है जिसका नाम है हेमाड़ी। इसी गांव से ताल्लुक रखने की वजह से उनके परिवार का सरनेम हेमाड़ी पड़ा। सुमन जी के पिता शंकर राव हेमाड़ी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत ही ऊंचे पद पर कार्यरत थे। बैंक के बड़े अधिकारी होने की वजह से उनकी पोस्टिंग लंबे समय के लिए ढाका में की गई थी और इसी वजह से सुमन जी का शुरुआती बचपन वहीं बीता। उनकी माँ सीता हेमाड़ी एक बेहद सुघड़ घरेलू महिला थी। सुमन जी अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी और सबसे लाडली थी। उनके बाद उनके परिवार में 5 और भाई बहनों का जन्म हुआ। उनमें उनकी बहनें श्यामा चित्तर, सुमित्रा कलावर, मुक्ता माविन कुर्वे, नीला कल्याणपुर और उनके इकलौते भाई ज्ञानेश हेमाड़ी शामिल रहे। बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई और सुनहरे भविष्य का सपना संजोकर शंकर बाबू साल 1943 में अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद सुमन जी का दाखिला वहां के मशहूर सेंट कोलंबा हाई स्कूल में कराया गया।
सुमन जी पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, लेकिन उनका रुझान बचपन से ही पेंटिंग और संगीत की तरफ बहुत ज़्यादा था। रंगों और रेखाओं से उनका एक अलग ही नाता था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने की ठानी और मुंबई के विश्व प्रसिद्ध सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। वो असल में एक प्रोफेशनल पेंटर बनना चाहती थी और उन्होंने इसी विषय में अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की, लेकिन कुदरत ने उनके हाथों में ब्रश की जगह गले में सुरों का वो जादुई समंदर बख्शा था जो देर सवेर दुनिया के सामने आना ही था। सुमन जी जब जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रही थी तो वो सिर्फ अपने शौक के लिए संगीत सीखा करती थी। उनके घर का माहौल वैसा तो बहुत ही संगीतमय था, हर किसी को कला से प्यार था। माही रे चैन लाए रे, दिल पे नाज़ुर। लेकिन लड़कियों के लिए घर की चार दीवारी से बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से स्टेज पर गाना या परफॉर्म करना सख्त मना था। उनके परिवार के कड़े नियम थे कि घर की बेटियां महफिलों में नहीं गाएंगी। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले और उनके पिता के एक बेहद अजीज दोस्त पंडित केशवराव भोले की नज़र सुमन जी की प्रतिभा पर पड़ी। केशवराव भोले साहब उस दौर में पुणे के मशहूर प्रभात फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे और ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में बतौर चीफ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। उन्होंने जब सुमन जी को घर में गुनगुनाते हुए सुना तो उनकी पारखी कानों ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण आवाज़ नहीं है। इस आवाज़ में वो खनक और वो मिठास थी जो सीधे सुनने वालों के दिल को छू ले। भोले साहब तुरंत सुमन जी के पिता शंकर राव के पास गए और उनसे कहा कि इस बच्ची के गले में माँ सरस्वती का वास है, इसे संगीत की तालीम दिलाना बेहद ज़रूरी है। पंडित केशवराव भोले साहब के इस भरोसे ने सुमन जी के पिता के मन की झिझक को पूरी तरह से दूर कर दिया। आने वाले समय में उन्होंने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गज उस्तादों की शागिर्द में बैठकर शास्त्रीय संगीत की एक एक बारीक तान और अलाप को अपने भीतर उतारा। लेकिन साल 1952 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सुमन जी की तकदीर का रास्ता बदल दिया। उनके गुरु केशवराव भोले साहब उस समय ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। उन्होंने रेडियो पर गाने के लिए सुमन जी के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। गुरु का आदेश था और मौका भी बहुत बड़ा था, इसलिए सुमन जी ने इस प्रस्ताव को मना नहीं कर पाई। रेडियो पर गूंजी इस नई और सुरीली आवाज का जादू बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों तक भी जा पहुंचा। सुमन जी के इसी अनोखे प्रतिभा को देखकर उन्हें फिल्मों में गाने के ऑफर मिलने शुरू हो गए। उन्हें सबसे पहला ब्रेक मिला साल 1953 में रिलीज हुई एक मराठी फिल्म में जिसका नाम था शुक्राची चांदनी। इस फिल्म का संगीत सुमन जी के गुरु यशवंत देव ने ही तैयार किया था। सुमन जी ने इस फिल्म के लिए अपनी आवाज़ दी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि कुछ तकनीकों की वजह से वो गाना फिल्म में शामिल ही नहीं हो सका। लिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। कुदरत ने उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रखी थी। जब फिल्म शुक्राची चांदनी थिएटर में रिलीज़ हुई तो दर्शक दीर्घा में उस दौर के जाने माने और दिग्गज डायरेक्टर शेख मुख्तार भी बैठे हुए थे। फिल्म देखते समय शेख मुख्तार साहब के जहन में फिल्म की कहानी से ज़्यादा उस बैकग्राउंड और सुमन जी की आवाज़ की वो कोमलता दर्ज हो गई जो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स के दौरान कहीं सुनी थी। वो इस नई आवाज़ के मुरीद हो गए। उन्होंने बिना कोई वक्त गवाए सुमन जी को अपनी आने वाली बड़ी हिंदी फिल्म मंगू में एक साथ 3 गाने गाने का शानदार मौका दे दिया। फिल्म मंगू में उस समय मशहूर संगीतकार मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे। सुमन जी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने मोहम्मद शफी के निर्देशन में उन तीनों गानों को बेहद खूबसूरती और अपनी पूरी शिद्दत के साथ रिकॉर्ड किया। अब वो बहुत ही बेसब्री के साथ फिल्म की रिलीज और रुपहले पर्दे पर अपनी आवाज़ को सुनने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन तभी फिल्म के बैक स्टेज में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। फिल्म के रिलीज होने से ठीक पहले किसी अंदरूनी कारण की वजह से फिल्म के संगीत की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद शफी साहब से छीनकर उस दौर के उभरते हुए जादुई संगीतकार ओपी नैयर साहब को सौंप दी गई।
ओपी नैयर साहब ने जब पूरी फिल्म का संगीत अपने हाथों में लिया तो उन्होंने सुमन जी के रिकॉर्ड किए गए उन 3 गानों में से 2 गानों को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही गाने को फिल्म में बनाए रखने का फैसला किया। सुमन जी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था कि बड़ी मेहनत से गाए गए 3 गानों में से 2 गाने रिलीज से ठीक पहले काट दिए गए। उन्हें थोड़ी निराशा तो जरूर हुई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सोचा कि चलो पूरी तरह बाहर होने से तो बेहतर है कि कम से कम एक गाना तो इस बड़ी फिल्म में दुनिया के सामने आएगा। और इस तरह साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म मंगू के उस बेहद खूबसूरत गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे से सुमन कल्याणपुर जी का हिंदी सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर असली सफर शुरू हुआ। कोई पुकारे धीरे से तुझे। इसी साल यानी 1954 में सुमन जी की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया जब वो अपने कॉलेज के फंक्शन में गाया करती थी। ऐसे ही एक फंक्शन के उस दौर के बेहद रुमानी और मखमली आवाज के मालिक मशहूर गायक तलत महमूद साहब की नज़र सुमन जी के हुनर पर पड़ी। तलत साहब उनके गाने के अंदाज और आवाज़ की मासूमियत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इस लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने खुद आगे बढ़कर सुमन जी को एक बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी से मिलवाया। तलत महमूद साहब का ये साथ सुमन जी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। महान संगीतकार नौशाद साहब उस समय फिल्म दरवाजा की तैयारियों में बिजी थे। तलत साहब के कहने पर नौशाद साहब ने सुमन जी का ऑडिशन ले लिया और उनकी आवाज़ सुनते ही वो दंग रह गए। उन्होंने सुमन जी को फिल्म दरवाजा में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 गाने गाने का सुनहरा मौका दे दिया। इसी फिल्म में सुमन जी को अपने मेंटोर तलत महमूद साहब के साथ अपना पहला फिल्मी डुएट एक दिल दो हैं तलबगार रिकॉर्ड करने का सौभाग्य मिला। एक दिल दो हैं तलबगार बड़ी मुश्किल है, कसम कसम है मेरा प्यार बड़ी मुश्किल है। इस बड़ी कामयाबी ने फिल्म जगत में सुमन जी के पैर मजबूती से जमा दिए। इसी साल 1954 में सुमन जी ने ओपी नैयर साहब के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म आर पार के लिए भी एक गाना गाया। ये एक बेहद मशहूर ग्रुप सॉन्ग था। मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है। इस गाने में सुमन जी को उस दौर के 2 सबसे बड़े दिग्गजों मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्ता जी के साथ गाने का मौका मिला। मोहब्बत क्या है सुना दे हमसे, सब कुछ है इसी के दम से। इन बड़े कलाकारों के बीच भी सुमन जी की आवाज़ अपनी पूरी खनक और सादगी के साथ निखर कर सामने आई और लोगों ने इस नई आवाज़ को हाथों हाथ लिया। शुरुआती झटकों और निराशा के बाद सुमन जी का सिक्का अब बॉलीवुड में पूरी तरह चल पड़ा था। इसके बाद सुमन कल्याणपुर जी के करियर का वो सबसे शानदार दौर शुरू हुआ। साल 1960 के आसपास हिंदी सिनेमा के गलियारों में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फेरबदल हुआ। उस समय के सबसे लोकप्रिय और दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और सुरों के मल्लिका लता मंगेशकर जी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर एक गंभीर बहस हो गई। दोनों ही कलाकार अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और नतीजा ये निकला कि दोनों ने एक दूसरे के साथ युगल गीत यानी डुएट रिकॉर्ड करने से साफ मना कर दिया। संगीत जगत के इस सबसे बड़े विवाद ने फिल्म प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। उस दौर की फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज़ का होना कामयाबी की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब सवाल ये था कि रफ़ी साहब के साथ सुरों से सुर मिलाने के लिए किस महिला गायिका को लाया जाए। मेकर्स को एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत थी जो रफ़ी साहब के ऊंचे सुरों का मुकाबला कर सके और जिसमें वही मखमली मिठास हो। ऐसे में हर बड़े संगीतकार की तलाश सुमन कल्याणपुर जी के नाम पर आकर थमी। पब्लिक के बीच में भी मोहम्मद रफ़ी और सुमन जी की ये नई जोड़ी बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो गई। रफ़ी साहब के साथ गाए उनके गाने रेडियो पर इस कदर गूंजने लगे कि सुनने वाले आम जनता को शायद इस बात का भी कभी एहसास नहीं हुआ कि वो जिस आवाज़ को सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर की है।
पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन जी ने रफ़ी साहब के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ करीब 140 से भी ज़्यादा लाजवाब युगल गीत गाए और यहीं से उनके करियर के सबसे सुनहरे युग की शुरुआत हुई। फिल्म ब्रह्मचारी का वो बेहद चुलबुला और ऊर्जा से भरा गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर आज भी शादियों और पार्टियों की जान माना जाता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सब। इसी तरह फिल्म राजकुमार का बेहद रुमानी गीत तुमने पुकारा और हम चले आए, या फिर फिल्म जब जब फूल खिले का वो अमर गाना नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे इसी सुनहरे दौर की देन रहे। रफ़ी साहब और सुमन जी की आवाज़ ने ठहरिए होश में आलू, दिल ने फिर याद किया, चांद तकता है इधर और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है जैसे दर्जनों यादगार गानों को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है तेरे पर। देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आ। रफ़ी साहब के साथ चले इस कामयाब पारी के समानांतर सुमन जी ने उस दौर के एक और महान गायक मुकेश जी के साथ भी कई बेहतरीन गाने गाए। मुकेश साहब की आवाज़ में जो एक खास किस्म का दर्द और ठहराव होता था, सुमन जी की कोमल आवाज़ ने उसे बहुत ही खूबसूरती से संभाला। फिल्म बूंद जो बन गई मोती में मुकेश जी के साथ गाया उनका गीत हाँ मैंने भी प्यार किया। प्यार से कब इनकार किया, भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें। और फिल्म साथी का वो बेहद भावुक गाना मेरा प्यार भी तू है इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। प्यार भी तू, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में। इन गानों में सुमन जी ने बिना किसी दिखावे या ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामे के बेहद सादगी से दर्द को सुरों में ढाला। महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार साहब अपनी एक नई फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा प्रयोग करने की सोची जो पहले कभी नहीं हुई थी। हेमंत कुमार साहब के निर्देशन में लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने एक साथ स्टूडियो में कदम रखा और एक बेहद खूबसूरत युगल गीत रिकॉर्ड किया जिसके बोल थे कभी आज कभी कल कभी परसों। कभी आज कभी कल कभी परसों, ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं सारे। ये गाना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया क्योंकि ये इन दोनों फनकारों का एक साथ गाया गया इकलौता गीत था। सुमन कल्याणपुर जी के इस भाषाई सफ़र और उनकी गायकी के हुनर को देखें तो ये बात समझ आती है कि सुरों की समझ उन्हें कुदरत से पैदाइशी मिली थी। वो एक ऐसी फनकार थी जिनके भीतर उर्दू, बंगाली और उनकी मातृभाषा मराठी बचपन से ही रची बसी थी। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। दरअसल ढाका में जन्म होने और वहाँ एक लंबा वक्त गुजारने की वजह से उनके घर और आसपास के माहौल में ये सभी भाषाएं रची बसी थी। यही वो वजह रही कि जब वो गाती थीं तो उर्दू और फारसी के बेहद कठिन और संजीदा शब्दों का उनका उच्चारण और बारीकियां इतनी परफेक्ट होती थीं कि बड़े बड़े उस्ताद भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। शब्दों के इसे शुद्ध और साफ उच्चारण की बदौलत उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बंगाली गानों को भी उतनी ही सुघड़ता से गाया। जैसे साल 1966 की बंगाली फिल्म मनिहार का बेहद मशहूर गाना दूरे थे कोना। ये उनकी भाषाई समझ का ही कमाल था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ हिंदी या मराठी तक खुद को सीमित नहीं रखा। सुमन जी ने गुजराती, असमिया, भोजपुरी, पंजाबी, मैथिली, उड़िया, कन्नड़, राजस्थानी और तमिल जैसी कई प्रांतीय भाषाओं में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। उन्होंने अपने पूरे सफ़र में करीब 850 से भी ज़्यादा हिंदी गाने रिकॉर्ड किए। इस तरह वो हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में तमाम दिग्गज गायकों जैसे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, मन्ना डे,
हेमंत कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, गीता दत्त और शमशाद बेगम की कतार में खड़ी होने वाली देश की सबसे सम्मानित और लोकप्रिय मुख्य गायिकाओं में शुमार हो गईं। पिया नाही जाने जाने पिया नाही जाने। करियर के इन तमाम व्यस्तताओं और कामयाबियों के बीच सुमन जी की निजी जिंदगी में भी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आया। साल 1958 में सुमन हेमाड़ी जी की शादी मुंबई के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से हुई और इस तरह वो सुमन हेमाड़ी से सुमन कल्याणपुर बन गई। शादी के बाद सुमन जी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये था कि उनके पति रामानंद जी साई की तरह उनकी हर एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में जाते थे। वो रिकॉर्डिंग रूम के बाहर बैठकर घंटों इंतजार करते ताकि सुमन जी बिना किसी बाहरी चिंता के सिर्फ और सिर्फ अपने सुरों पर ध्यान दे सके। एक रूढ़िवादी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने के बाद जहां लड़कियों के बाहर गाने पर पाबंदी थी, वहां पति का ऐसा अटूट साथ मिलना सुमन जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। शादी के बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम चारुल कल्याणपुर रखा गया, जिन्हें लोग चारुल अग्नि भी कहते हैं। चारुल बड़ी हुई और शादी के बाद वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गई। सुमन जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और बेटी की परवरिश के लिए धीरे धीरे खुद को चकाचौंध के इस दुनिया से दूर करना शुरू कर दिया था। वो एक ऐसी शांत और गरिमामय शख्सियत थी जिन्होंने कभी काम मांगने के लिए प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटे और ना ही कम मौके मिलने पर कभी किसी को इसका जिम्मेदार ठहराया। उस दौर में उनके सह कलाकार महेंद्र कपूर साहब के साथ स्टेज शो और रिकॉर्डिंग्स के सिलसिले में उनकी एक बहुत ही साफ सुथरी और शानदार पेशेवर दोस्ती रही। चूँकि दोनों कलाकार अक्सर साथ में स्टेज पर परफॉर्म करते थे तो उस जमाने के फिल्मी गॉसिप और पत्रिकाओं में उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गईं और चटकारे लेकर बातें लिखी गईं। लेकिन सुमन जी की गरिमा देखिए, उन्होंने इन ओछी अफवाहों और गॉसिप्स पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया या बयान नहीं दिया। उन्होंने अपनी खामोशी से ही ऐसी अफवाहों को हमेशा के लिए दफन कर दिया और फिल्म जगत की किसी भी तरह की राजनीति या ओछी हरकतों का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया। सुमन जी के इसी साफ सुथरे और मर्यादित स्वभाव का एक और अनोखा किस्सा उस दौर के सबसे लोकप्रिय रेडियो शो बिना का गीत माला से जुड़ा हुआ है। इस शो के बेहद मशहूर अनाउंसर अमीन सयानी साहब पूरे 45 सालों तक सुमन जी से एक अदद इंटरव्यू की गुजारिश करते रहे। वो चाहते थे कि सुमन जी उनके शो में आएं और अपने सफ़र के बारे में बात करें, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहने वाली सुमन जी हर बार बेहद शालीनता से मना कर देती थी। आखिरकार साल 2005 में अमीन सयानी साहब की बरसों की जिद के आगे वो झुकी और इंटरव्यू के लिए राजी हुई, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी एक अनोखी और सख्त शर्त रख दी कि रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में कोई भी उनकी तस्वीर नहीं खींचेगा। वो चाहती थी कि दुनिया सिर्फ उनके काम और उनके सुरों से उनको जाने, उनके चेहरे या निजी जिंदगी की चकाचौंध से नहीं। उनकी इस गरिमा और सुरों के प्रति अगाध समर्पण को देखते हुए उन्हें अपने जीवन में कई बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। सुमन जी को उनके बेहतरीन गायिका के लिए 3 बार प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार संसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साल 2009 में उन्हें प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया और साथ ही कला के क्षेत्र का मशहूर गाडिमा पुरस्कार भी उनकी झोली में आया। पुरस्कारों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2023 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व और ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की। हालांकि संगीत के जानकारों और उनके प्रशंसकों के बीच हमेशा ये एक बड़ा विवाद और चर्चा का विषय रहा कि सुमन जी जैसे महान फनकार को बॉलीवुड का सबसे बड़ा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद कभी इन पुरस्कारों या सम्मानों की परवाह नहीं की। लता मंगेशकर जी के प्रति भी उनके मन में हमेशा एक अटूट आदर और सम्मान का भाव रहा। मीडिया ने भले ही दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता की ना जाने कितनी झूठी कहानियां गढ़ी, लेकिन सुमन जी ने कभी लता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। जब फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर गईं, तो सुमन जी का दिल बुरी तरह टूट गया था। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए लता जी के जाने को दिल से तोड़ने वाला बताया था और कहा था कि उनका काम और उनके सुर इस दुनिया में हमेशा अमर रहेंगे। तुमसे ओ दीवाने
मगर मेरे दिल ने अक्सर लोगों ने उन्हें लता जी की छाया या दूसरी लता कहकर बुलाने की भूल की, लेकिन समय के साथ संगीत प्रेमियों को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि सुमन कल्याणपुर की गायकी को सिर्फ एक हमशक्ल आवाज़ कहकर छोड़ देना उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तारीखें बदलती रहेंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट रिफ्रेश होती रहेगी, लेकिन मुंबई के उस शांत घर में उठी वो मखमली आवाज़ आज भी हवाओं में घुलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है। अपनी कला को बिना किसी दिखावे या घमंड के जीने वाली सुमन कल्याणपुर हमेशा हमेशा के लिए इस देश के संगीत के इतिहास में एक अनमोल रत्न की तरह चमकती रहेंगी। रही न रही है